चैनल जी के स्टडी मेकर। मैं हूं ज्योत्सना। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत को 3 पार्ट में बांटा गया है। दिल्ली सल्तनत, मुगल काल और यूरोपीय कंपनियां। मोहम्मद बिन कासिम भारत लौटने की दृष्टि से जब अरब प्रांत से प्रवेश किया, इसके बाद मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गोरी ने भारत को लूटने का प्रयास किया। जब मोहम्मद गोरी ने लगभग उत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित कर लिया, तब इसने यह शासन अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। अब इस दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 वंश आते हैं। और 5 वंश कौन से? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। अब हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि किसने कब तक इस शासन को संभाला। सबसे पहले गुलाम वंश। गुलाम वंश कब से? 1206 से 1590 ईस्वी तक। और इसके संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव भी रखी थी, यानी कि उसको बनवाया था। ठीक है, तो हम गुलाम वंश। मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इस राजवंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद नियुक्त किया था। इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक राज किया। ये गोरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गोरी के गुलाम थे, यानी कि जो मोहम्मद गोरी थे उसके क्या थे? ये गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे। ये पहले गोरी के सैन्य अभियानों के सहायक बने और फिर दिल्ली के सुल्तान। इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और कुतुब मीनार की नींव डाली। ठीक है, ये था हमारे गुलाम वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तुर्किस्तान में। किसके गुलाम थे? मोहम्मद गोरी के। और इनको किसके खरीदा? गुलाम के उसमें किसने खरीदा? सैनिक सेवा और बंदंगा गजनी के व्यापारी ने। और इनका शासनकाल था 1206 से 1290 तक। ठीक है, और शासक कहाँ के थे? दिल्ली। और कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक दिल्ली सल्तनत। गजनी और इनके ताजुद्दीन पुत्री थी। ठीक है, और इनके दरबारी कवि थे फारूक मुदीर, हसन निज़ाम और रचना थी इनकी ताज उल मासिर। ये था इनका कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश। अब है दिल्ली सल्तनत का दूसरा राजवंश, खिलजी वंश। खिलजी वंश किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये कब तक चला था इनका शासन? 1290 से लेकर 1320 तक। तो खिलजी वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। किसका राज था? मध्यकालीन भारत का। इसने मध्य भारत पर कब्जा किया, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप को संगठित करने में नाकाम रहा। पर इसने भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने क्या करा? अलाउद्दीन खिलजी ने भारत की वास्तुकला को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके 3 शासक अपनी निष्ठाहीनता, निर्दयता और दक्षिण भारतीय हिंदू राज्यों पर अधिकार के लिए जाने जाते हैं। खिलजी वंश की स्थापना के साथ सल्तनत में नस्लवादी प्रवृत्ति का अंत हुआ तथा प्रशासन में वंश या कुल के स्थान पर योग्यता को आधार बनाया गया। यानी कि यहाँ पे वंशावली को हटा के जो व्यक्ति उस शासन को संभालने के योग्य होता था, उसको वहाँ का शासक बनाया जाता था। इनके दरबारी कवि थे अमीर खुसरो, मंगोल आक्रमण कर प्रणाली, विद्रोह दमन नीति, निर्माण कार्य, सैन्य सुधार, बाजार सुधार, उत्तर भारत अभियान, दक्षिण भारत अभियान जैसे इन्होंने बहुत से काम किए थे।
अब तीसरे हैं दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश किसका था? फिरोज शाह तुगलक का। इनका सामान्य परिचय है। शासन था 1351 से 1388 ईस्वी तक। चचेरे भाई थे मोहम्मद बिन तुगलक, और शासनकाल और पद था इनका ही अमीर हाजिब, और हिंदू माँ से जन्म लिया था उन्होंने। राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। दरबार कवि बर्नी थे, और प्रधानमंत्री खाने जहाँ तेलगानी। ठीक है। और क्या था? तेलंगाना का ब्राह्मण था। मोहम्मद तुगलक ने दक्षिण अभियान के दौरान लगा था। और वंशज में विभिन्न राजकीय सैनिक पद, दास प्रेमी, सर्वाधिक दास थे इनके। ठीक है। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का एक राजवंश था जिसने सन 1320 से लेकर सन 1414 तक दिल्ली की सत्ता पर राज किया। ग्यासुद्दीन ने ग्यासु ग्यासुद्दीन ने एक नए राजवंश अर्थात तुगलक वंश की स्थापना की, जिसने 1412 तक राज किया। इस वंश में 3 योग्य शासक थे: ग्यासुद्दीन, उसका पुत्र मोहम्मद तुगलक, और उसके उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक। इनमें से पहले 2 शासकों का अधिकार करीब पूरे देश पर था, फिर भी अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य से छोटा नहीं था। फिरोज की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का विघटन हो गया और उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। अब है दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना तैमुरलंग के सेनापति फिरोज खां ने की। यह वंश दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश था। इस वंश ने दिल्ली सल्तनत में 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन किया। सैयद वंश 1414 से 1451 का खींच खां 1414 से 1421 ईस्वी तक, मुबारक शाह 1421 से 34 ईस्वी तक, मोहम्मद शाह 1434 से 1445 ईस्वी तक, और अलाउद्दीन आलम शाह 1445-50 ईस्वी तक। ये इनके शासक रहे हैं सैयद वंश के। और इनके अंतिम शासक थे नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। अलाउद्दीन, ये मुबारक शाह भतीजा, और अलाउद्दीन आलम शाह इनके पुत्र। ये इनके शासकों की पूरी जानकारी है। अब है दिल्ली सल्तनत के 5वां राजवंश लोधी वंश। लोधी वंश कब से कब तक शासन किया? 1451 से 1526 ईस्वी। बहलोल लोधी इसके संस्थापक थे। दिल्ली में प्रथम अफगान का संस्थापक कौन थे? प्रथम अफगान जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया था। लोधी वंश पश्तो या उर्दू खिलजी अफगान लोगों की पश्तून जाति से बना था। इस वंश ने दिल्ली के सल्तनत पर उसके अंतिम चरण में शासन किया। दिल्ली का प्रथम अफगान शासक परिवार लोधियों का था। सैयदों के शासनकाल में कई प्रमुख प्रांत अफगानों के अधीन थे। बहलोल लोधी के समय दिल्ली की सुल्तान शाही में अफगानों का बोलबाला था। दिल्ली के लोधी सुल्तानों ने एक नए राजवंश की स्थापना ही नहीं की, उन्होंने सुल्तान शाही की परंपराओं में कुछ परिवर्तन भी की। यानी कि जो पुराने ज़माने से सुल्तानों की जो परंपराएं चली आ रही थी उनमें इन्होंने थोड़ा बहुत चेंजेस भी किए। हिंदुओं के साथ व्यवहार में वह अपने पूर्ववर्तियों से कहीं अधिक उदार थे। यानी कि हिंदुओं के साथ क्या थे? ये बहुत उदार थे। ये था हमारा दिल्ली सल्तनत के 5 वंश। अब हम पढ़ेंगे मुगल काल। मुगल वंश कब से कब था? 1526 से 1707 ईस्वी तक। इसमें क्या था? दिल्ली सल्तनत के पश्चात भारत में जिस वंश का उदय हुआ वो मुगल वंश था। भारत में मुगल राज्य की स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में की थी। मुगल का इतिहास क्या है? मुगल जाति प्लस तुर्की जाति से के मिलन से मुगल जाति अस्तित्व में आई। मुगल का अर्थ है बहादुर। मुगल अपने आप को मंगोल कहलाना नहीं पसंद करते थे, क्योंकि चंगेज खां का इतिहास सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से था। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में
दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया था। अब यहाँ से शुरू होता है मुगल वंश। अब हम पढ़ेंगे मुगल काल। मुगल काल के पहले संस्थापक कौन थे? बाबर। मुगल साम्राज्य 1526 में शुरू हुआ। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अधिकतर मुगल शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। मुगल शासन 17वीं शताब्दी के आखिर में और 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक चला और 19वीं सदी के मध्य में समाप्त हुआ। बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा फरगाना नाम के छोटे से राज्य के शासक थे। बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी की पराजय के साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई। बाबर ने भारत में 5 बार आक्रमण किया। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध थे पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी, दूसरा खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 और तीसरा था चंदेरी जो था 29 मार्च 1526 और चौथा युद्ध था घाघरा का युद्ध 6 मई 1520 को। और बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं। अब है सेकंड मुगल काल शासक हुमायूं। हुमायूं का शासनकाल 6 मार्च 1508 से 1507। दूसरे शासक थे हुमायूं। हुमायूं का शासनकाल 6 मार्च 1508 से 27 जनवरी 1556 था। यद्यपि उनके पास साम्राज्य बहुत साल तक नहीं रहा, पर मुगल साम्राज्य की नींव में हुमायूं का योगदान है। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिन पनाह नामक के एक नगर की स्थापना की। चौसा का युद्ध भारतीय इतिहास में लड़े गए महत्वपूर्ण युद्धों में से एक है, जो 26 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया। हुमायूं ने कुछ गलतियां करी और हार गया। इस हुमायूं ने 4 बड़े युद्ध लड़े थे। देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में, चौसा 1536 में, बिलग्राम 1540 में और सरहिंद 1555 में। हुमायूं की जीवनी का नाम हुमायूंनामा है, जो उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। मुगल साम्राज्य का विस्तार पूरी दुनिया में राज करने के मकसद को लेकर हुमायूं ने अपनी कुशल सैन्य प्रतिभा के चलते कई राज्यों में विजय अभियान चलाया। अब है मुगल काल के तीसरे शासक अकबर, जिन्हें लार्जेस्ट रूलर के नाम से भी जाना जाता है। इनका शासन था 1556 से 1605 तक। अकबर तैमूरी वंशावली के मुगल वंश का तीसरा शासक था। अकबर को अकबर-ए-आज़म शहंशाह अकबर भी कहा जाता है। अकबर ने साम्राज्य की एकता बनाए रखने के लिए एयर नीति अपनाई, जिनसे गैर मुसलमानों की राजभक्ति जीती जा सके। अकबर ने अपने शासनकाल में सभी धर्मों का सम्मान किया था। अकबर का शासन का हिंदू स्वामी का शासनकाल कहा जाता है। इसके शासनकाल में कई हिंदू ग्रंथों का अनुवाद फ्रांसीसी भाषा में किया गया था। अकबर ने अपने शासनकाल में सभी टैक्स यानी करों को वसूलना बंद कर दिया था। दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की थी और इसके अनुसार सभी धर्म समान होते हैं। दीन-ए-इलाही अपनाने वाला प्रथम व्यक्ति अकबर था और दूसरा पहला हिंदू बीरबल। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जो उसके दरबार में उनके साथ उनको सलाह मशवरा, जो भी राजनीति से जुड़ी बातें थे, उनको सलाह देते थे। अब है मुगल काल के चौथे शासक सलीम जहांगीर, जिनका शासनकाल था 1605 से लेके 1627 तक। जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था, जिसे बाद में जहांगीर की उपाधि दी गई थी, जिसका मतलब था दुनिया को जीतने वाला। जहांगीर प्रख्यात मुगल शासकों में से एक था। जहांगीर का विवाह आमेर के राजा
भगवान राज की राजकुमारी मानबाई से हुआ था। जहांगीर चित्रकला के गुण प्रेमी थे। इसने अपने शासनकाल में चित्रकला को काफ़ी बढ़ावा दिया। मनोहर और मंसूर बिशनदास जहांगीर के शासनकाल के समय के मशहूर चित्रकार थे। मुगल सम्राट जहांगीर जब मुगल सिंहासन की बागडोर संभाल रहे थे, तभी उनके बड़े बेटे खुसरो ने सत्ता पाने के लालच में अपने पिता जहांगीर पर 1606 ईस्वी में षड्यंत्र रच आक्रमण का फैसला लिया था। जहांगीर की सेना खुसरो को हराने में सफल रही और इसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया। जहांगीर ने आगरे के किले शाहबुर्ज और यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में एक सोने की जंजीर बनवाई थी, जिसमें करीब 60 घंटियां भी लटकी हुई थी, जो कि न्याय की जंजीर के रूप में प्रसिद्ध हुई। अब है मुगल काल के 5वें शासक शाहजहां, जिनका शासनकाल था 1592 से 1660 तक। शाहजहां 5वें मुगल शहंशाह था। शाहजहां अपनी न्यायप्रियता और वैभव विलास के कारण अपने काल में बड़े लोकप्रिय रहे। इनके शासनकाल को मुगल शासन का स्वर्ण युग और भारतीय सभ्यता का सबसे समृद्ध काल बुलाया गया है। शहंशाह संसार प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण करवाया। सम्राट अकबर ने जिस उदार धार्मिक नीति के कारण अपने शासनकाल में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की थी, वह शाहजहां के काल में नहीं थी। पुर्तगालियों से युद्ध का खतरा होने पर उसने आगरा के गिरजाघर को तुड़वा दिया। अब है मुगल काल के सबसे आखिरी शासक औरंगजेब, जिन्हें सेकेंड लार्जेस्ट रूलर भी कहा जाता है, जिनका शासनकाल था 1618 से 1707 ईस्वी तक। मुहिउद्दीन मोहम्मद, जिन्हें आमतौर पर औरंगजेब या आलमगीर के नाम से जाना जाता था, भारत पर राज करने वाला छठा मुगल शासक था। उसका शासनकाल 1658 से लेकर 1707 में उनकी मृत्यु तक चला। अकबर ने जिस तरह मेहनत व लगन से मुगल साम्राज्य को खड़ा किया था, औरंगजेब ने इस साम्राज्य को और समृद्धि प्रदान की। वह भारत में मुगलों का साम्राज्य और बढ़ाया था, लेकिन औरंगजेब को उसकी प्रजा ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। इसकी वजह थी उसका व्यवहार। औरंगजेब कट्टरपंथी, पक्के मुसलमान और कठोर किस्म के राजा थे। अकबर ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया था, लेकिन औरंगजेब ऐसे बिल्कुल ना थे। औरंगजेब ने अपने नाम के आगे आलमगीर स्वयं लगाया था, जिसका अर्थ था विश्व विजेता। औरंगजेब के बढ़ते अत्याचार को देखते हुए 1660 में मराठा ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन जीत हमेशा एक की नहीं रहती। एक के बाद एक लगातार विद्रोह से मुगल साम्राज्य हिल गया और उसकी एकता टूटने लगी। इसकी वजह से मुगल काल का अंत होने लगा। अब है हमारे यूरोपीय कंपनियाँ किस वजह से बाहर आई थी? भारत में व्यापार करने के मकसद से। किसका आगमन होता? पुर्तगालियों का भारत आगमन। इन विदेशी शक्तियों में पुर्तगाली प्रथम थे, यानी कि भारत आने वाले सबसे पहले प्रथम कौन थे? पुर्तगाली। इनके पश्चात पुर्तगालियों के बाद आते डच। इसके पश्चात डच, अंग्रेज, डैनिश तथा फ्रांसीसी आए। डचों के अंग्रेज़ों से पहले भारत आने के बावजूद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट कंपनी से पहले हुई। यूरोपीय शक्ति में पुर्तगाली कंपनी ने भारत में सबसे पहले प्रवेश किया। भारत की समृद्धि को देखकर पश्चिमी देशों में भारत के साथ व्यापार करने की इच्छा पहले से थी, यानी कि भारत की समृद्धि इतनी ज़्यादा अधिक थी कि इनको यहाँ पे विदेशों को यहाँ पे व्यापार करने की इच्छा जागृत हुई। यूरोपीय नाविकों द्वारा सामुद्रिक मार्गों का पता लगाना इन्हीं लालसाओं का परिणाम था। भारत में लाल मिर्च, काली मिर्च और तंबाकू की खेती पुर्तगालियों की ही देन है। भारत में जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों द्वारा ही की गई थी। बंगाल में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री हुगली थी। भारत में व्यापार हेतु आई सभी यूरोपीय कंपनियों में से अंग्रेज सबसे शक्तिशाली थे। इस कंपनी से 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस तत्कालीन मुगल शासक जहांगीर के दरबार में इंग्लैंड का राजदूत बनकर आया था। भारत में अपने व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से हॉकिंस ने सूरत से
गुजारिश की थी, यानी कि उसने बादशाह के साथ जहांगीर के सामने ये फैसला कहा कि हम सूरत में आके बसेंगे, और जहांगीर को उपहार स्वरूप दस्ताने और इंग्लैंड में प्रयोग की जाने वाली बग्घी दी। सभी यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन व्यापार हेतु हुआ था, यानी कि जितने भी यहाँ पे कंपनियाँ आई तो उनका पहला उद्देश्य क्या था, भारत में अपना व्यापार फैलाना। लेकिन धीरे धीरे उनकी लालसा और लालच इतना बढ़ गया कि उन्हें साम दाम दंड भेद जैसे सभी तरीके अपनाकर अपने व्यवसाय की जड़ें मजबूत करने की कोशिश की। इस सब में अंग्रेज़ों की नीतियों और कार्यकुशलता के कारण उन्हें भारत पर सार्वधिक वर्षों तक राज किया, यानी कि भारत की समृद्धि को देखकर यहाँ पे इन्होंने अपनी जड़ें मजबूत की और हमारे ऊपर इन्होंने बहुत समय तक राज किया। आई होप आपको मध्यकालीन भारत समझ में आएगा, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।